नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखवा दिया था अल्फा 0 होता है, ये सब लिखवा दिया था क्या? AT 0 होता है, लिखवा दिया था ना। तो राइट डाउन करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखेगा इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, velocity is not constant, then velocity is not constant, then particle move in, in non-uniform circular motion, not constant और not equal to 0, दोनों होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। ऐसे लिख लो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं होगा, सोच के देखो, वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या AT इज इक्वल टू dv बाई डी टी, AT इज इक्वल टू dv बाई डी टी, क्या ये 0 होगा? क्या नॉट इक्वल टू 0 होगा? AT इज इक्वल टू dv बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, नॉट इक्वल टू 0 जैसे ही हो जाएगा तो अल्फा भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना तो AT 0 होते हैं और ना ही अल्फा 0 होते हैं और ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं। बात समझ में आया क्या? तो लिखिएगा, क्या लिखवा रहे थे, बोलिए। वेलोसिटी देन पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, देन पार्टिकल मूव इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लिए थे यहाँ तक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डैट मीन्स, उसके बाद डैट मीन्स लगा कर करके लिखिएगा वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। डैट मीन्स उसके बाद में लिखिएगा वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लगा दीजिए वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। फिर AT इज इक्वल टू dv बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0, AT इज इक्वल टू dv बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0। फिर लगा दीजिएगा अल्फा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, कोई भी सर्कुलर मोशन है, AC तो प्रेजेंट रहेगा ही हमेशा, कैसा भी सर्कुलर हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? याद है कि नहीं है? AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अरे लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे क्या? अच्छा, AT इज इक्वल टू दो फार्मूला लगवाए थे, dv बटा में या तो dt होगा या क्या होगा, अल्फा इंटू आर होगा। क्या ये दोनों फार्मूला याद है आप लोगों को क्या? तो आइए और बताइए कि कोई पार्टिकल अगर नॉन सर्कुलर मोशन में है, समझिए, कोई पार्टिकल नॉन सर्कुलर मोशन में है तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? कोई बता सकता है क्या? सर AC का स्क्वायर और प्लस में क्या लिख देंगे हम लोग, AT का स्क्वायर का अंडर रूट। AC कितना है हमारे पास? ओमेगा आर का स्क्वायर, अरे ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस में dv बाई में dt का होल स्क्वायर। हमने ये भी बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए काम आता है, और AT जो होता है वेलोसिटी बढ़ाने और घटाने में काम आता है। बताया था कि नहीं बताया था? इसे लिखो, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी करिए। हो गया तो बताइएगा, हो गया? कहाँ पे दिक्कत है बोलिए? कहीं दिक्कत है तो थोड़ा सा इधर उधर बैठ जाइए, उधर भी पंखा चल रहा है, तो अगर दिक्कत नहीं दिख रहा है तो ठीक है। क्या बोला मैंने? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम लोग बातें चला रहे हैं। किसका चला रहे हैं बातें? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मतलब AT कांस्टेंट नहीं होता। AT कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मतलब क्या, सॉरी, AT 0 नहीं होता है, इसका मतलब अल्फा भी 0 नहीं होगा। तो हम लोगों को पता है AC इज इक्वल टू क्या होता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता था, dv बाई dt या तो अल्फा इंटू आर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा और बताइएगा कि अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में और वेलोसिटी जो है इसका डिक्रीजिंग इन नेचर है, कैसा नेचर है ये, डिक्रीजिंग, तो बोलिए एसी किधर लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, एसी, एसी सेंटर की तरफ, एसी हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एटी किधर लग रहा होगा, ऊपर या नीचे लग रहा होगा, सर डिक्रीजिंग है इसका मतलब एटी नीचे लग रहा होगा। नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है तुम लोगों को, नेट एक्सेलरेशन इधर होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कैसे बोलेगा कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर, तो बोलिए नेट एक्सेलरेशन क्या ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है या एक्यूट एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से करो फिर बताते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन जो है वो कौन सा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। क्या बोलेंगे इसको, ABTUAC, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है ना कि कब ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे, कब क्या बनेंगे। पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कर रहा है यानी कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना। वो तो तुम जो बता रहे हो वो तो क्या है जानता है तुम, ओमेगा की वैल्यू बता रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहा है एंटी क्लॉक, अरे यार क्लॉकवाइज, समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बता रहा हूं, अब आप बताइएगा इसके अंदर में क्या हो रहा है, समझ के बताइएगा। इधर की तरफ क्या लग रहा है, एसी, इधर की तरफ क्या लग रहा है, एसी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन नेचर में है। अब बताओ एटी किधर लग रहा होगा, सोच के बताओ जल्दी से, एटी किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, वेरी गुड, किधर लग रहा होगा एटी, ऊपर की तरफ। अच्छा ऊपर की तरफ ही है तो नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना होगा, इधर होगा कि नहीं होगा। अब बोलो इनके साथ में एंगल कितना बनेगा, ये ऑब्ट्यूज या एक्यूट, क्या बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा। बात समझ में आया ना, जल्दी से। अभी भी पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी जल्दी करते चलो। करते चलो, टाइम नहीं अपने पास इसलिए फटाफट। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या 80 हो जाएगा और यहाँ ए नेट हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हो तुम लोग, बहुत अच्छा। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, ये हो जाए तो बताइएगा। हो गया, अब आते हैं कहानी को थोड़ा सा और। अब अच्छा यहाँ पे एटी भी लग रहा है और एसी दोनों जिंदा है, मतलब दोनों वर्क कर रहा है। ऐसे मोशन क्या यूनिफॉर्म मोशन होंगे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होंगे, क्या कि यूनिफॉर्म में एटी क्या हो जाता है, जीरो। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको तब बताइएगा, मैं बोलूँगा कि पार्टिकल वी वेलोसिटी से घूम रहा है, समझो क्या कि उसी चीज़ को हम बार बार तुमको, इसलिए कि कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बताओ ए नेट कितना होगा, कोई बता सकता है ए नेट कितना होगा, अगर ये v कांस्टेंट है, हाँ ओमेगा स्क्वायर, तो सुनो तो v कांस्टेंट है, इसका मतलब सर एटी जीरो होने वाला है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, इसका मतलब AC केवल लगने वाला है यहाँ पे, तो ए नेट किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर, और AC किसके बराबर होता है, आज ही पढ़ाया था, ओमेगा स्क्वायर आर। अरे होता है कि नहीं होता है, तो ये ऐसे भी लिखा रहे तो आप समझ के चलिएगा क्या कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा बातें। चलिए अब हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम बना रहे हैं चीज़ों को, और आप बताइए कि एंगल एक्यूट कहाँ पे होगा, कहाँ पे ऑब्ट्यूज होगा, क्या क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा फास्ट कीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
अपने को आगे बढ़ने का है। तो देखिए अब हम बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे चीज़ें लिख रहे हैं, आप समझिए और समझ कर करके बताइए कि क्या है। यहाँ पे मैं ऐसे बना दिया कि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर, कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। यहाँ पे वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग में है, ठीक है ना। वेलोसिटी कैसे में है, इनके, अच्छा इनके कांस्टेंट हो जाएगा तो बच्चा आपको पता है ना कि 80 जीरो हो जाएगा। अच्छा मैं बोलूँगा कि इस जगह पे भी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग में है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर की तरफ है। यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग में है, यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है, सब जगह अभी वेलोसिटी इंक्रीजिंग में है। तो आपको क्या बताना है, आप देखिए ठीक लिख रहा है ना। अब आपको क्या बताना है कि 80 AC किधर लगेगा और क्या होगा ये बता, नेट एक्सेलरेशन किधर होगा ये बताना है। कौन बताएगा आप में से, चलिए पहले आप बताइए। चलिए इस पॉइंट पे बताइए, P पॉइंट मान लेते हैं इसको A पॉइंट, तो A पॉइंट पे किधर की तरफ AC लगेगा, सेंटर की तरफ। और 80 किधर की तरफ लगेगा, 80 ऊपर की तरफ। तो नेट किधर लगेगा, इधर कहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम सही है। आप भी इसी तरह से बनाइए। और ए नेट निकालने आता है, AC का स्क्वायर प्लस में, और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अब बताओ इस जगह पे, इस जगह पे कौन बताएगा, चलो पांडु बताओ, इस जगह पे AC किधर लग रहा होगा, किधर की तरफ बोलने दो, किधर की तरफ, हाँ सेंटर की तरफ, ठीक है। AC सेंटर की तरफ लग गया। और 80 किधर लग रहा होगा, 80 इधर की तरफ। तो नेट किधर जाएगा, कोई बता सकता है क्या, इधर ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, गुरु यहाँ पे बताओ क्या है, ये C पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं, इसको C पॉइंट मान लेते हैं। बोलो AC किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, वेरी गुड। और 80 नीचे की तरफ। तो बोलो नेट किधर जाएगा, क्या यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, अरे समझ में आ रहा है। अब बताओ यहाँ के लिए जल्दी से कोई बता सकता है क्या, हाँ बोलो, ऊपर की तरफ। अच्छा ये ऐसे बना रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है ना कि ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और 80 किधर लग रहा होगा। अब तुम कहोगे कि सर यही पोजीशन क्यों लिया आपने, ये 4 पोजीशन क्यों लिया पहले आपने, ये 4 पोजीशन पहले आसान है अपने लिए। हम चाहते तो यहाँ भी पोजीशन ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे, लेकिन वहाँ इसलिए नहीं लिए कि पहले ये 4 तो आसानी से कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला वही आएगा। जल्दी कर लीजिए, छापने में टाइम लगेगा या हो जाएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी कर लीजिए। अब मैं बना रहा हूँ फोटो अलग अलग, देखिए थोड़ा सा आप इस पे कम वो कर लीजिए ताकि अपना काम हो जाएगा। आपको 80 का डायरेक्शन बताना है, सबका अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है ना। सब बच्चा का अलग अलग रहेगा, किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शाम वाले बैच में हम बता रहे हैं आपको कि आपका सिलेबस जो है रोटेशनल मोशन तक ख़त्म हो जाएगा दिवाली के पहले, ठीक है। ये बनाना है, P पॉइंट पे बताओ और A पॉइंट पे बताओ। पहले उसको बना लो उसके बाद में बताना, ठीक है ना। ठीक है ना, ए नेट हो गया, समझ में आया क्या, आगे क्या ये हो गया। अच्छा तुमसे एंगल पूछेगा तो ये वाला एंगल बताना, ठीक है ना। चलो इसका बोलो तो कौन बताएगा पूरे क्लास में से, आप बताओ, नीचे की तरफ, वेरी गुड। और AC, हाँ, और A नेट हो जाएगा ना, आप सबसे हो जाएगा ना। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में क्या अब भी नहीं होगा तुम लोगों से, अरे हो जाएगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो, अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो फाइंड द ओमेगा, फाइंड द ओमेगा, फाइंड द ओमेगा कॉमा 80। पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे फिर लेवल पे आ जाएंगे। कॉमा 80
कॉमा AC एंड अल्फा इफ उसके बाद में ये बना लो, रेडियस इसका 1 मीटर है, इसका रेडियस जो है 1 मीटर है और वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 है। वेलोसिटी कितना है बच्चा? 14 नहीं है, कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे बोला है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। क्या होगा? अब क्या जीरो होगा मुझे नहीं पता है, आप सारे पहले निकालिए। 4 चीजें दिए हुए हैं, खाली आप एक निकाल के बैठे हुए हैं। अल्फा भी 0 होगा। अच्छा सर, चलिए कोई कह सकता है क्या होगा? सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा, तो फर्स्ट फार्मूला देखिए, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो बोलिए ओमेगा निकालना है तो V4 ओमेगा इंटू 1। तो ओमेगा की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 4 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया कि नहीं आ गया? फर्स्ट। सेकेंड में बोलिए क्या निकालना है? सेकेंड में 80 निकालना कि AC निकालना है? 80। तो 80 का फॉर्मूला क्या था? dV/dt। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो d4 अपॉन में dt यानी कि 0। अच्छा, थर्ड नंबर में क्या निकालना है? AC। तो AC क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू में 1 यानी कि 16। अच्छा, AC है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो क्या इसका यूनिट होगा? यूनिट बोलिए। 16 तो लिख देने उससे काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेडियल नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। और अल्फा जो होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, वहां पे रेडियल पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये ध्यान रखने के लिए क्वेश्चन है। अच्छा, फिर बोलेगा फोर्थ नंबर में क्या पूछा है? अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, तो हमको याद है सर 80 इज इक्वल टू क्या होता था? अल्फा इंटू आर होता था कि नहीं होता था? याद है क्या आप लोगों को? ये क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला रिमेंबर के लिए है, अगला क्वेश्चन इससे खतरनाक होगा, इसलिए इसको समझिए। तो 80 0, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा यहाँ से? 0, क्या कि आर तो 0 हो नहीं सकता, रेडियस तो 1 मीटर फिक्स है ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया? सारे चीजें सॉल्व हो गया। यूनिट का ध्यान रखेंगे, 80 का यूनिट और AC का यूनिट, जो सिंपल एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वही होगा। बात समझ में आता है क्या? अरे बोलो ना, क्यों उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या हो गया आज के दिन में? आज के दिन तो हंसना है, कल ना रोना है। अरे तो आज हंसोगे तभी तो ऐसे ही कल बोला है, फिर कल हंसना है, परसों रोना है। क्या समझ में आएगा? चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द ओमेगा कॉमा 80 कॉमा AC। फाइंड द ओमेगा कॉमा 80 कॉमा AC कॉमा अल्फा कॉमा नेट एक्सेलरेशन कॉमा एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इतने सारे चीजें हैं, कर दो। क्या इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नंदनी आप बताइए, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है। चलिए आगे करिए आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दिख रेडियस देना था क्या? रेडियस को दे दीजिए आप 1 या 2, कितना दे दे बताइए? 1 ही दे देते हैं ना, सिंपल हो जाएगा। -1 कैसे दे देगी? 5 देने के लिए बोला क्या? रेडियस 1 लेके चलिए ना, आसान लगेगा। रेडियस 1 मीटर है, आप लोग को दिख रहा है क्या? देखिए धीरे धीरे में हम लोग जो है ना फिर स्वैग में आ जाएंगे। स्वैग का मतलब समझते हैं क्या? पहले इसको सॉल्व कर। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? पिटाओगे मेरे से एक दिन पिटाओगे तुम लोग, यही बात। आ जाओ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने का क्या सही आ रहा है, बट बहुतों का बहुत चीजें सही आ रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना था? ओमेगा के लिए हम लोग लिख देंगे V/R। V कितना है? 2T। अब बाई में R कितना है? 1 मीटर।
तो यहाँ टी टाइम कितने सेकंड के बाद पूछा है उसने बच्चे, 3 सेकंड के बाद में, यही तो पूछा है ना। तो 2 × 3 यानी कि 6 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये सबका आ गया था कि नहीं आ गया था? आ गया। सेकेंड नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज के लिए? एटी के लिए। तो एटी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था dv/dt, यानी कि d और v के जगह पे 2t में dt। 2 तो बाहर निकल जाएगा और इधर क्या बच जाएगा? dt में dt। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद थर्ड नंबर पे आइए, किसके निकालना है? AC। AC किसके बराबर होता है? ω²r। ओमेगा की वैल्यू कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर इंटू में 1 कितना आ जाएगा? 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप सही से देखेंगे तो ये सही आ रहा है ना अपना। अब क्या निकालना है? फोर्थ नंबर बताइए क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। अल्फा का एक रिलेशन है, AT = अल्फा × r। तो 2 = अल्फा और ये 1, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर में क्या निकालना है बच्चा? ये बताओ जल्दी से। नेट, ए नेट। तो ए नेट के लिए एक ही फार्मूला है अपने पास में, AC का स्क्वायर और प्लस में AT का स्क्वायर। तो में से कितने को AC आ चुका है? 36 का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे? AT कितना आया है तुम्हारा? 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। आ गया कि नहीं आ गया? और कुछ पूछा है क्या इसके अलावा? और भी पूछा है तो बता दो, नहीं तो बस कर लो। हो गया कि नहीं हो गया? कितना आया है? और अंडर जो भी आया है, ठीक है। इसमें एक और चीज पूछा जा सकता है, वो भी बता देता हूं। इसी के अंदर में ऐसे पूछेगा कि नेट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? 6 नंबर पे एक ऐड कर देते हैं कि एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसके बीच में? ऐड करो 6 नंबर कि एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल। बच्चा लिख लो, बाद में करना, लिख लो पहले। नेट एक्सेलरेशन, सॉरी, एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है। अच्छा सोचो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन नेचर है या डिक्रीजिंग इन नेचर है? अरे टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ते रहेगा ना। इसका मतलब AT किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो नेट किधर जाएगा? इधर की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुमसे कौन सा एंगल पूछा है? ये एंगल। तो ये एंगल पूछा तो क्या लिखोगे? tan थीटा = ऊपर किसको लिखोगे? AT को, और नीचे किसको लिखोगे? AC को। ऊपर 2, नीचे कितना है? 36। कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/18। तो थीटा कितना आ जाएगा सर? tan इनवर्स 1/18। बात समझ में आया? जल्दी से करो, फिर अगला दे रहे हैं। करो करो, फटाफट करते चलो। थोड़ा सा और सब अब थोड़ा सा दिख रहा है तुम लोगों को कि AT कैसे निकालना है, ओमेगा कैसे निकालना है, AC कैसे निकालना है, और अल्फा कैसे निकालना है, ए नेट कैसे निकालना है। अगर एंगल पूछ, अच्छा कभी कभी ना एंगल हमेशा ये नहीं कि सेंट्रीपिटल से पूछे, कभी कभी वो AT से पूछ दे। तो AT से पूछ देगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इसका भी लिख ही देता हूँ, अल्फा एंगल। तो बोलो tan अल्फा = क्या लिखेगा? अब AC/AT हो जाएगा। नहीं आया समझ में? AC कितना है हमारे पास में? 36 और AT, अरे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा ना। अरे समझ में आया ना? जो एंगल पूछेगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे? डील करेंगे। अरे समझ में आ रहा है बच्चा? आ रहा है तो बोलो यस। जागे हुए हो क्या सारे के सारे? सर नींद खोल करके आए हैं हम। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करना है। लिखो क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लिखो क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। Starting from rest, a particle performs circular motion with the radius of
with the radius of 2 meter, with the radius of 2 meter, and alpha is equal to, and alpha is equal to 2 radian per second square, and alpha is equal to 2 radian per second square. Find the time, find the time when AC and AT, find the time when AC and AT make an angle 45 degree with net acceleration vector, with net acceleration vector, with net acceleration vector. करो क्वेश्चन सॉल्व करो, तब समझेंगे कि तुम लोगों से होगा क्या। बोला है क्वेश्चन के अंदर में कि AT एंड AC, तब मतलब पहले वेलोसिटी के बारे में बोलो। क्या कुछ दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो पहले R इज इक्वल टू 2 मीटर लिख लो ना, और अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर में पॉजिटिव में अल्फा दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर में अल्फा पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है, AT इंक्रीजिंग भी हो सकता है, AT dV/dt जो होगा वो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, जो भी होगा उससे हमसे पूछा ही नहीं है वो माइनस में होगा कि प्लस में होगा। समझ में आ रहा है कि पहले तुम लोगों को अब सोच के बताओ। इधर देखो बच्चा, इधर देखो, हमारे को दिया है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यही तो दिया है ना। तो हम क्या करेंगे कि सर आपको हमने बताया था कि अगर सुनो तो, अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन नेचर होता है तो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। याद है क्या? इतने सारे अगर आप फार्मूले देखोगे, तुम बातें करने में बिजी हो जा रहे हो बच्चा। हमने यहाँ पे बताया था कि अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग नेचर होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है, लेकिन यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है? 45 डिग्री एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा? एक्यूट होगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि अगर AC इधर है तो AT पक्का ऊपर होने वाला है, और तब ये A नेट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा? और ये एंगल भी 45 है तो इधर वाला भी 45 हो जाएगा। यहाँ पे तो आसान लग गया अपने को ना, दोनों में से 45 है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, tan 45 इज इक्वल टू 80 अपॉन में AC। 45 की वैल्यू कितना होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 80 अपॉन में AC। तो AC और AT दोनों के दोनों यहाँ पे क्या आ गया भैया, इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? अब टाइम निकालना है कि ये कौन सा टाइम होगा, वो अलग बात है। पहले AT की वैल्यू निकालो। तो AT के लिए एक फार्मूला था अल्फा इंटू R, याद है क्या आप लोगों को? अल्फा कितना है आपके पास में 2, R कितना है तेरे पास में 2, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। क्या यही AT है? और यही हमने अभी प्रूफ कर दिया है AC के इक्वल है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? जल्दी से करो फटाफट बच्चा, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी बनाओ, अभी अपना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब चालू, मतलब ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होगा कि टाइम का रिलेशन खोजना है अपने को किसी तरह से, क्योंकि वो टाइम चाहिए ना, तो वो भी खोज लेंगे, लेकिन पहले इसको करो ताकि समझ में आ रहा है तुम लोग को। अच्छा, ये वाला जो है इसके जस्ट बाद में हमने इधर लिखा है ना, क्योंकि इधर रिलेशन दिया था इसलिए लिख दिया है। थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? तो कितने लोग क्या सोच रहे होंगे इधर था उधर कैसे चला गया? छोटा किया साइज को, जैसे मेरा हाइट छोटा है। अपने ऐसा रहता है इंसान के अंदर में भी, जूम करने का होता, हाइट बढ़ाना, यहाँ से जूम कर दो, क्या बढ़ जाता है हाइट, कम से कम 10x तक रहता है हाइट जूम करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे अच्छा बताओ, कौन ऐसा इंसान है जिसके अंदर में कोई अगर तुमने चित्रकार देखा हो, चाहे कोई ऐसा मूवी देखा हो जिसमें जूम हो जाता है हाइट? पता है कौन था? हनुमान जी। रावण के लंका कैसे जलाए थे? ऐसे ही तो जूम कर करके जलाए थे।
समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए इधर देखिए, सुनिए। अब सर AC हमको पता चल गया है, क्या आया AC? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक चीज हमें पता है सर, अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है ना, तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। बिकॉज AC का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल टू 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2। R की वैल्यू 2 है। अरे R की वैल्यू 2 है। तुम दोनों बातें करने लगते हो। अब फिर कहोगे कि अरे हो गया कि नहीं हो गया? अभी एक पैर में जख्म है, दूसरे पैर में भी जख्म हो सकते हैं। फिर बोलना कि रोहन सर जख्म दे दिए हैं। तो ये कौन सा एंगुलर वेलोसिटी आया है, फाइनल या इनिशियल? सोच के देखो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब ओमेगा इनिशियल कितना है तेरे पास? 0। और ओमेगा फाइनल कितना आया तेरे पास? √2 रेडियन पर सेकेंड। अरे समझ में आया क्या? ओमेगा लिखा है क्वेश्चन के अंदर में बजाबते से कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ओमेगा इनिशियल कितना था? 0। और कुछ देर के बाद में कितना आ गया? ये। लेकिन अपने को टाइम में तो कोई है क्या ऐसा रिलेशन जो टाइम में अल्फा भी दिया हुआ हो? तो हमको टाइम अल्फा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई ऐसा रिलेशन है क्या जो टाइम निकाल ले? तुमने सीखा होगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? √2। और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में टी। यहाँ से टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 सेकेंड। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। हर टॉपिक को इसने खंगाल दिया इस क्वेश्चन में। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं? अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं। जल्दी से करो ताकि आगे बढ़ेंगे। आ गया क्या? समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। स्टार्टिंग क्वेश्चन है फिर से। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन का है लिख रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए पार्टिकल रोटेट इन अ सर्कल। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल रोटेट इन अ सर्कल of radius 1 meter, circle of radius 1 meter, and alpha is equal to 2 radian per second square. 1 meter and alpha is equal to 2 radian per second square. Find the angle made by the net acceleration. Find the angle made by the net acceleration with centripetal acceleration AC at t is equal to 2 seconds. With centripetal acceleration AC at t is equal to 2 seconds. क्या इसको सॉल्व कर लोगे? चलो आ जाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, इसका मीनिंग क्या हुआ कोई बता सकता है पूरे क्लास में से? अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, ये भी हो गया। और क्या दिया हुआ है, किसी को याद है क्या? टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। इसके अलावा कुछ? अल्फा कितना दिया हुआ है? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक तो दे दिया ना बच्चा। सबसे पहला काम, अल्फा दिया है तो क्या निकालेंगे? 80 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? 80 बोलो कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? फार्मूला अल्फा इंटू आर, 2 इंटू में 1 कितना आ जाएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आ गया क्या 80? अच्छा 80 आ गया। टाइम दिया हुआ है, ओमेगा इनिशियल 0 है ना? तो देखिए ना हम क्या कर रहे हैं, देखिए ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल
प्लस अल्फा इंटू टी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्या ये जीरो है कि नहीं है? तो बोलिए ओमेगा फाइनल कितना हो गया? अल्फा इंटू टी। अल्फा की वैल्यू बताइए कितना है? 2। और टाइम कितना है तेरे पास? 2। कितना हो जाएगा? 4। ये रेडियन पर सेकेंड आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? आ रहा है तो बोलो यस। और जैसे ही ओमेगा फाइनल आ गया तो क्या फाइनल एसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही तो फार्मूला है एसी का। तो बोलो ओमेगा कितना हो गया? 4 का स्क्वायर इंटू में 1, कितना आ गया यहाँ से? 16 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक रिलेशन आज पढ़े हैं एंगल के लिए, tan थीटा। अगर वो सेंट्रीपिटल और नेट के बीच का एंगल हो तो ऊपर क्या होता है? 80 और नीचे क्या होता है? AC। 80 कितना है तेरे पास में? बोलो 2। और AC कितना तेरे पास में? 16। कितना आ गया यहाँ से? 1/8। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/8। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1/8 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यही क्वेश्चन था ना। देखो उसी क्वेश्चन का अलग रूप से दे दिया है। आपको कैसे करना है समझ में आया कि नहीं? अभी तो बहुत धीरे धीरे, अभी तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर वाला यूज नहीं करवाया है। वो भी यूज हो सकता है कहीं पे भी, कहेगा थोड़े कि वो बारात में रखे हैं। ठीक है क्या? आरती दिखाने के लिए। तो आइए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स with alpha is equal to 2t, radian per second square. The radius of the path is 2 meter. Calculate the angle made by net acceleration. With AC. Net acceleration with AC at t is equal to 1 second. करो तो इसको, देखते कौन करता है तुम्हारे में से। करो, अच्छे से करो। आ जाओ। तो इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, देखो इधर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में? अल्फा कितना दिया हुआ है? 2t, यही दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। और कुछ? टाइम 1 सेकेंड। चलो आ जाओ, खेलते हैं गेम इसके साथ। तो पहली बात 80 निकालते हैं। 80 इज इक्वल टू कितना होता है? अल्फा इंटू आर, यही तो होता है यार। अल्फा कितना है तेरे पास? क्या बजने लगा? 2t इंटू में 2, कितना हो जाएगा यहाँ से? 4t। टाइम 1 सेकेंड पुट करते हैं, कितना हो जाएगा? ये तो समझ में सबको आ गया। बात है AC निकालने के लिए। तो AC कैसे निकालेंगे? ये है इनपुट। AC इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर आर। कैसे सॉल्व करें तो ओमेगा आएगा? अरे ओमेगा कैसे करेंगे सॉल्व? कुछ भी कर लो, हम बता रहे तुमको। अल्फा इज इक्वल टू पढ़े थे डी ओमेगा बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े थे क्या? यानी कि अल्फा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। तो बोलो ये ओमेगा इनिशियल से कहाँ तक चला जाएगा? ये ओमेगा फाइनल। अच्छा ओमेगा इनिशियल कितना है तेरा? 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, इसका मतलब ओमेगा फाइनल इधर मिलके रह जाएगा। अरे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या मिलेगा? एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या मिलेगा? ओमेगा। और उसका फाइनल वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल तो 0 ही है। बोलो इधर अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे? 2t इंटू डी टी। बोलो 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t² बाई 2।
तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2t²/2 इज इक्वल टू ओमेगा फाइंड। अच्छा इनिशियल कुछ दिया रहता कंडीशन तो हम लोग +c भी लिखते हैं इंटीग्रेशन में, पता है ना। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ गया, t² बराबर ओमेगा फाइनल का, यही तो आया, कुछ गलत लिखा गया क्या। टी कितना सेकंड दे रखा है, टी 1 सेकंड दे रखा है ना, तो 1 सेकंड, हाँ ठीक है, तो 1 सेकंड तो यानी कि 1 ही तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है। 1 रेडियन पर सेकंड, ये क्या आ गया, ओमेगा फाइनल आ गया कि नहीं आ गया, अरे सही तो है। अब बताओ, तो AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू में 2, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 80/AC, इसका मतलब 4/2, कितना आ जाएगा यहाँ से 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ कोई बात नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया ना कि इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर वेरिएबल होगा अल्फा तो। हाँ बोलो। सारे फार्मूला तब वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। याद करो पढ़ाया था v इज इक्वल टू u प्लस ATA, ये तभी वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो सब फार्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, तभी तो ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखो, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 2t, गिवन दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 2t, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 2t, r इज इक्वल टू 1 मीटर, रेडियस r इज इक्वल टू 1 मीटर, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, find the time when A net and AC are at 45 degree to each other, निकालो तो फटाफट, देखते कौन निकालता है तुम्हारे में से। हाँ, गिवन डेट अल्फा इज इक्वल टू, तू तो अभी शुरू में ही है, छोड़ दे तू। गिवन डेट अल्फा इज इक्वल टू 2t एंड r इज इक्वल टू 1, सॉल्व हो गया। बोलो कितना आया, टाइम कितना आया किसी का, कितना आया, पहले निकाल लो फिर बताना आराम से। चलो, अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2t, और एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। यहां से पहले क्या लिख लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 80/AC लिखेंगे कि नहीं। tan 45 डिग्री जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे 80 में AC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू 80 आ गया। क्या किसी को समझ में आया क्या, tan 45 की वैल्यू कितना होती है 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। अब किसी तरीके से अगर हम इस अल्फा का दूसरा यूज करें, अल्फा इज इक्वल टू d⍵/dt, तो अल्फा dt इज इक्वल टू d⍵, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके फाइनल तक जाएंगे और इधर भी 0 से लेकर करके t तक जाएंगे। बात समझ में आया क्या। अल्फा की जगह पे कितना लिख देंगे 2t dt का इंटीग्रेशन करो और इधर तो ओमेगा फाइनली मिलने वाला है, तो 2 इधर हो जाएगा t² में, बोलो जल्दी से कितना 2 इज इक्वल टू ओमेगा। अच्छा यहाँ पे c भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पे अभी नहीं लिखना है क्योंकि कंडीशन नहीं दिया बंदे ने। ओमेगा फाइनल आ गया तुम्हारे पास में कितना t²,
देखो तो आया क्या, लिखो ना। और मैं अरे अभी करवाया है, ऐसे बैठे हुए का है, वो लिखो ना। अब ये मत सोचो कि ये नहीं है, सब आएगा एग्जाम में ना, बैठे बैठे सो रहे हो। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आ गया क्या। अब क्या फार्मूला है ए सी निकालने का, सर ए सी इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बोलो, ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर, ओमेगा कितना आया है टी का स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में 1, कितना आ जाएगा यहाँ से, रेडियस कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो टी का पावर 4, ये क्या आ गया, ए सी आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है ये बताओ, हाँ टाइम निकालना, कोई बात नहीं आ जाएगा, पहले ये इतना तक करो, आ गया क्या यहाँ तक। ए सी इज, अच्छा सुनो तो, ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो यहां से ए टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी का 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे हमने जो प्रूफ किया वही करेंगे ना, बोलो ए टी की वैल्यू कितना होती है, अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू टी की 4 हो जाएगा कि नहीं। अल्फा कितना दिया हुआ है 2t और आर कितना है 1, बराबर टी की पावर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से टी से एक टी कटता हुआ दिख रहा है तेरे को, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू कितना आ गया टी की पावर 3, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ, इधर t की पावर 3 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। देखो ना क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे घुमा के लेके आना है, वही दिमाग लगाना है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर डालिए, रेडियस, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर ओ सी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर ओ सी, लिखिएगा ईच एंड एवरी पॉइंट, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ कर्व, each and every point on a curve path can be on a curve 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 path 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 can be taken be an imaginary circle, can be taken be, फिर से be an imaginary of radius, imaginary circle, ठीक है ना, the radius, the of कर दो, the radius of this circle, the radius of this circle is known as the radius of curvature, is known as radius of curvature, is known as radius of curvature। बात को समझो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सुनो इधर है, इस तरह से एक ट्रैक बना रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या, आज इस तरह से हम लोगों ने क्या बनाया है, एक ट्रैक। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, समझिएगा, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस तरह का एक सर्कल बनेगा कि नहीं, इमेजिनरी सर्कल। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को, अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या एक अलग सा इमेजिनरी सर्कल दिख रहा है तुम लोगों को। अच्छा इस पॉइंट पे बनाएंगे ऊपर की तरफ तो कैसा दिखेगा, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हर पाथ पे, कैसा भी पाथ हो, उस पाथ पे एक इमेजिनरी सर्कल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो सर्कल कैसे होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं है समझ में क्या। तो हर वो पाथ जिस पॉइंट पे अगर इमेजिनरी सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कुछ ना कुछ रेडियस होगा इसका, मान लेते हैं R1। तो इधर क्या होगा बोलो, R2। सर इधर क्या होने वाला है, R3 होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले ये बात समझ में आ गया, पहले इसको बना लो फिर समझाते हैं। तो हम लोग कैसे बनाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हर जगह क्या डाल देते हैं, एक टेंजेंट डाल देते हैं। ये भी बात ध्यान में रखना कि ये सर्कल कैसे बना रहे हैं, टेंजेंट डालकर।
जहां पे भी निकालना वहां पे टेंजेंट डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट कर दो, ये भी ध्यान में रखना। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में, तो इसको भी समझाते हैं। आरओसी का ये आपके एग्जाम में आ गया था, पता है कहाँ से? प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था एक, जिसको हम लोगों ने आपको दिया था नंबर, 4 नंबर एक्स्ट्रा दिया था हर बच्चे को उस टेस्ट में, तो वो यहीं से क्वेश्चन था। हम बोले थे आगे आएगा, मिला था, झूठ मत बोलो। 4 प्लस किए, नहीं मिला था तेरे को? मिला था? नहीं मिला था तेरे को? मिला है यार, सबको मिला है। देखा ही नहीं हो, कहाँ से पता चलेगा? चलो आ जाओ, लिखो। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। पढ़े हैं कभी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो अगर यहाँ से मैं आर लिखूँ तो आर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? वी स्क्वायर बाई ए सी लिखूंगा कि नहीं? लेकिन ये ए सी वो वाला होगा जो परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके? समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? जल्दी से करो फटाफट। यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा हमको। लिखवाते हैं, पहले लिख लो इसको। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पे पूछेगा तो क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाई में ए परपेंडिकुलर, ये वी है। बताते हैं। अरे एसी हटा दी, जनरल फॉर्मूला के लिए एसी हटा दिए, तो क्या बोलेंगे? वो वेलोसिटी, सुनो लिख लेना, हेयर लिख लेना, हेयर ए परपेंडिकुलर इज ऑलवेज, ए परपेंडिकुलर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, perpendicular to the, a perpendicular is always perpendicular to the velocity at any point, perpendicular to the velocity at any point, at any point। समझ में आया यहाँ तक? जैसे एक क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द, क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द आरओसी, फाइंड द आरओसी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, फाइंड द आरओसी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सुनो बच्चा, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, याद है यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, यहाँ पे एंगल थीटा है, इधर क्या बनाएगा? यू कॉस थीटा, ऊपर क्या बनाएगा? यू साइन थीटा। याद है कि नहीं है तुम लोग को? इसको इस तरह से अगर फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना मिलेगा? यू कॉस थीटा, क्योंकि वाई वाला तो जीरो हो जाता है ना। और एक्सेलरेशन हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे कहीं पे भी हो, किधर की तरफ लगता है? नीचे की तरफ ही तो लगता है। क्या इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री हो गया कि नहीं? यानी कि हमारा शर्त मालूम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे किसी ने पूछा आरओसी क्या होगा, तो आरओसी इज इक्वल टू यू वी का स्क्वायर अपॉन में ए परपेंडिकुलर, यही तो फॉर्मूला बताया था। तो वी कितना है इस जगह पे? तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर और बटा में ए परपेंडिकुलर कितना है? जी। यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इज इक्वल टू आर ओ सी। करो करो, अभी हम लोग यहाँ पे अभी तो चैप्टर पर आ रहे हैं, फिर इसके बाद रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियो जो बनाएंगे तो उस समय भी आपको पढ़ना है। अल्टीमेटली 3 बार तो हम पढ़ा करके आपको भेजेंगे सारे चीजें एग्जाम पे। कहीं पे भी 3 बार नहीं पढ़ाया जाता है, किसी कोचिंग में आप देख लीजिएगा। एक बार पढ़ा दिए, डाउट पूछना है पूछो। यहाँ 3 बार पढ़ाएंगे और तीनों बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर चल रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व, क्लास में तो चल ही रहे हैं सुबह वाले में। तो ऐसे कर करके नहीं पढ़ने वाला भी बच्चा पढ़ सकता है, कोशिश करे तो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन करता है। लिखो तो, क्या हो गया? नहीं लिख पाए हो क्या? फाइंड आरओसी
अगला करके देखो ना, अपने समझ में आ जाएगा ना कि समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे बताओ, इस पॉइंट पे आरओसी बताओ, अगर v वेलोसिटी है तो v वेलोसिटी है तो आरओसी निकालो इस पॉइंट पे। लो मर लो। अरे बाप रे, आरओसी बताओ फटाफट। देख लिया ना फोटो, देख लो, बाद में कर लेना। बोलो आरओसी कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे? कोई बच्चा नहीं निकाल पाएगा, बैठे हुए हैं। देख तुम बैठ काहे गए हो उसके साथ में, फिर कि बातें कर रहे हो तुम बार बार दोनों। बोलो, तो आरओसी के लिए वेलोसिटी तो हमको पता है और जी भी पता है कि नीचे लगता है। क्या ये जी 90 डिग्री बना रहा है क्या इसके साथ में? इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। मान लेते ये एंगल कितना होगा, अल्फा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी कॉस अल्फा। और इधर क्या लिखने वाले हैं इसी के 90 डिग्री पे? बोलो जल्दी से, जी साइन अल्फा। तो हमको तो इसी से मतलब है ना, परपेंडिकुलर से। तो क्या लिखेंगे, आर ओ सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई में जी कॉस अल्फा, या थीटा है अल्फा कर लेना। अरे समझ में आया कि नहीं? तो हर जगह पे हमें खोजना है, क्या खोजना है कि कहाँ पे जी लग रहा है। जैसे क्वेश्चन है, लिखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन है जो होते हैं ना, दो दो चैप्टर का एक जगह पे मिक्सअप हो जाते हैं, तब बच्चे का हालत खराब हो जाते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट अ हाइट 50 मीटर, एट अ हाइट 50 मीटर from the tower. A particle is projected at a height 50 meter from the tower with horizontal speed, with horizontal speed 20 meter per second, with horizontal speed 20 meter per second. Find ROC, find ROC after t is equal to 2 second. Find ROC आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बनाओ पहले इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो पहले ये बताओ, तुम में से कितने को फील आ रहा है कि 50 मीटर के एक टावर से गिराया गया है? ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? देखो तो ऐसे ही तो टावर बनाए थे, याद है क्या तुम लोगों को कभी जिंदगी में? अच्छा इधर की तरफ बोलो, ये कितना मीटर पे है? 50 मीटर। यहां से इसको फेंका गया हॉरिजेंटली 20 मीटर पर सेकंड से, यही तो फेंका गया है। अरे हॉरिजेंटली ऐसे तो फेंका गया है। ये बोला कि 2 सेकंड के बाद में, 2 सेकंड के बाद में कहीं यहाँ पे आ गया होगा। अरे 2 सेकंड के बाद में यहाँ पे आ गया होगा, नहीं हो गया? सोचो ना, ये 2 सेकंड के बाद में ऐसे ही तो आया होगा। अरे क्या बदने लग रहा है बीच में? 2 सेकंड के बाद में यहाँ पे आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा इसका। अरे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अब तुमको निकालना है कि इस वेलोसिटी के, तो पहले तो तुम बताओगे क्या, सर जी तो हमेशा नीचे लगता है, इसका मतलब इधर वाला जी चाहिए हमको। ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, हमें पता करना। ये कैसे करेंगे, ये आपकी मर्जी है। समझ में आएगा नहीं? पहले हम समझा दे रहे थे, यानी कि ये वाला कुछ होने वाला है, जी कॉस कुछ तो होने वाला है। अब वो तो आपको सोचना ना क्या होने वाला है। जी कॉस, चले थीटा मान लेते, कह रहे हैं बच्चा, तो थीटा, तो कॉस थीटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आरओसी। सर आरओसी होगा वी स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। लेकिन ये कहानी करने से हो जाएगा क्या? सॉल्व करना है ना, क्या कि सारे वैल्यू दिए हुए हैं ना, इसका मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। तो ये कहानी से काम चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन आप सॉल्व कीजिए फटाफट। आइए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ाया था, आपको समझिए, याद नहीं है तो समझिए। हमने क्या बताया था कि जब भी एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं लगता है तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब इधर की तरफ एक वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा, वी एक्स, और वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्या यहाँ पे डाउट है क्या तुम लोगों को? अरे है तो बोलो, नहीं है? यानी एक्स में नहीं। अब वाई में होगा तो सर वाई के लिए लिख देंगे ना, वी वाई इज इक्वल टू
यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख देंगे कि नहीं? टी यू वाई बोलो कितना है शुरू में? 0। अरे वाई में तो वेलोसिटी है ही नहीं। अरे इनिशियली वाई में वेलोसिटी है क्या? कैसे पता चला? अरे यहां दिया हुआ है हॉरिजेंटल वेलोसिटी। अरे दिया हुआ है ना, तो बोलो वाई में नहीं है तो बोलो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? ए वाई ऊपर लग रहा है कि नीचे की तरफ लग रहा है? कितना लग रहा है ए वाई? कितना? माइनस जी इंटू में टी 2 सेकेंड, तो कितना हो गया? -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अभी छोड़ देते ये सब, देखो ये रेड वाला को मिटा रहे हैं, अभी तुमको समझाते हैं और अच्छे से, तब समझ में आएगा। अब देखो यार, यहाँ पे आने के बाद में इसकी वेलोसिटी इधर थी, इधर वाला 20 मीटर पर सेकेंड चेंज नहीं हुआ था, और ये वाला वेलोसिटी निकल के आया माइनस में, इसका मतलब नीचे की तरफ आया। अब बोलो ये दो वेलोसिटी है तो इन दोनों का नेट ही तो ये वेलोसिटी मिलेगा। अरे दो वेलोसिटी है तो दोनों का नेट ही तो मिलेगा, तो कितना आएगा बोलो? दोनों सेम है तो 20√2 हो जाता है, याद है ना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है? तकलीफ दे रहा है? अब सोचो जी भी इधर ही है, बोलो तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये 20 ये 20 तो ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल कितना होगा? अच्छा जी का हमको तो ये वाला चाहिए, बोलो ये एंगल कितना होगा? अरे 45 ना, 90 डिग्री पे होगा तो 45 पे तो होगा, तो जी कॉस 45 आया कि नहीं आया? तो ROC बोलो क्या होगा? ROC बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, तो यानी कि 20√2 का स्क्वायर अपॉन में जी कॉस 45 डिग्री। बोलो इतना क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20 यानी कि 400 मल्टीप्लाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 1/1 शून्य से 80√2 मीटर। आया कि नहीं आया? 80√2 मीटर। रुक जाओ एक बार और समझा देते हैं, तब तुम